सही है, पूरा शुरू से शुरू कर दे। हाँ, तो आज से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, नई यूनिट स्टार्ट करेंगे, मार्केट। लास्ट यूनिट है ये आपकी। इसमें 3 चैप्टर है बच्चों। पहले 2 चैप्टर बहुत छोटे हैं, लास्ट में ही है जो कुछ है, जो ट्रिकी क्वेश्चन है वो भी लास्ट में ही है। 2 चैप्टर बहुत छोटे छोटे से हैं मार्केट। पहला इंट्रोडक्शन है। सबसे पहले आप लोगों को इस चैप्टर में बताया जाएगा मार्केट का मतलब होता क्या है। देखो मार्केट का क्या मतलब होता है बच्चों, इधर देखो। बायर और सेलर एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं सेल परचेज करने के लिए। बेसिकली उस जगह को मार्केट बोलते हैं। लेकिन इकोनॉमिक्स में मार्केट का मतलब किसी जगह से नहीं है, मतलब ज़रूरी नहीं है मार्केट के लिए कोई जगह होनी चाहिए। जैसे कि अगर मान लो ऑनलाइन मार्केट है तो फ्लिपकार्ट है, अमेज़ॉन है, ये भी लोग अपनी सारी चीज़ें बेच रहे हैं, ख़रीद रहे हैं, लेकिन कोई जगह तो है नहीं, तो वो ई कॉमर्स हो गया। तो मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज, अपन फॉरेन एक्सचेंज खरीदते हैं, डॉलर खरीदते हैं, यूरो खरीदते हैं, तो तुमने कोई मार्केट देखा है कि कोई पठारा लगा के बैठा हो, डॉलर ले लो, यूरो ले लो, 80 रुपये डॉलर, 90 रुपये डॉलर, ठीक है, जगह तो है ही नहीं कुछ, फिर भी डॉलर बिक रहा है, डॉलर में ट्रेड हो रहा है, करेंसी में ट्रेड हो रहा है। तो बेसिकली मार्केट डजंट नीड अ प्लेस, मार्केट में कोई जगह हो ये ज़रूरी नहीं है। मार्केट में क्या ज़रूरी है? बायर और सेलर का इंटरेक्शन। क्या ज़रूरी है? तो बायर और सेलर का इंटरेक्शन जहाँ पे भी हो रहा है वो जगह क्या है? मार्केट। भले वो कोई फिजिकल प्लेस हो या ये बराबर याद रखना। अब मैं इस चैप्टर में बेसिकली तुम्हें टाइप्स ऑफ मार्केट बताऊंगा। पहले ये इंट्रोडक्शन है, बोल रखा है कि भैया मार्केट के लिए कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज होने चाहिए जहाँ पे आप उसे बेच रहे हो, प्राइस होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ से कुछ भी टिक करने लायक नहीं है। हाँ, ये टिक कर लो तुम। ये 2 पैसे क्वेश्चन बनते हैं। मार्केट में 2 चीज़ें ध्यान रखनी है हमें, वैल्यू इन यूज़ एंड वैल्यू इन एक्सचेंज। बराबर से याद रखना, वैल्यू इन यूज़ एंड वैल्यू इन एक्सचेंज। वैल्यू इन यूज़ रिफर्स टू utility that attribute towards a thing to satisfy human needs, and value in exchange is the amount which we may obtain in the market in exchange of a particular thing। देखो तुम मुझसे अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करवा रहे हो पढ़ाई करके, मैं तुम्हें सर्विस दे रहा हूँ और वो सर्विस से तुम्हारी वांट सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। या फिर मैंने मान लो तुम्हें ये मार्कर बेचा, तो ये मार्कर खरीद के तुम्हारी वांट क्या हो रही है? सेटिस्फाई हो रही है। तो ये हुआ वैल्यू इन यूज़, और इसके बदले में तुम मुझे फीस दे रहे हो, ये हुआ वैल्यू इन एक्सचेंज। तो वैल्यू इन यूज़ का मतलब होता है किसी भी चीज़ से मिलने वाली यूटिलिटी। क्या मतलब होता है? आप जब भी कोई गुड्स खरीदते हो, सर्विस खरीदते हो, तो आपको उससे क्या मिलती है? कोई ना कोई यूटिलिटी। और मैं वैल्यू इन एक्सचेंज मतलब उसकी इकोनॉमिक वैल्यू। तो तुम्हें जो वैल्यू इन यूज़ मुझसे मिल रही है उसका कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है, वो सिर्फ सेटिस्फेक्शन है। और जो तुम मुझे दे रहे हो उसका इकोनॉमिक वैल्यू है, वो वैल्यू इन एक्सचेंज। तो आप जब भी कोई गुड्स या सर्विसेज खरीदते हो तो उसमें वैल्यू इन यूज़ भी होना चाहिए और वैल्यू इन एक्सचेंज भी होना चाहिए, तभी जाके मार्केट में वो चीज़ बिक सकती है, नहीं तो वो चीज़ का कोई वैल्यू नहीं होगा। जैसे आज अगर मान लो मैं तुम्हें प्रोफेशनली ना पढ़ा रहा होता, मेरा काम कुछ और होता, लेकिन मेरा भाई आ गया, उसने कॉमर्स ले रखी है, उसने कहा लो भाई ये अकाउंट्स समझा दो आप, तो मैंने उसको 1 घंटा ऐसे ही समझा दी, उससे उसकी वांट भी सेटिस्फाई हो गई। लेकिन मेरा वैल्यूएशन नहीं हो पाया कि वो मेरा अकाउंट्स का फीस कितना है, उसकी कोई वैल्यू इन एक्सचेंज नहीं है। तो अगर वैल्यू इन एक्सचेंज नहीं है तो फिर मार्केट भी नहीं है। तो मार्केट के लिए गुड्स एंड सर्विसेज होने चाहिए, और वो गुड्स एंड सर्विसेज में 2 एट्रीब्यूट्स होने चाहिए। 2 एट्रीब्यूट्स क्या? वैल्यू इन यूज और वैल्यू इन एक्सचेंज। तो ये दोनों चीज़ बराबर से याद रखना। इस पे से एक ऑब्जेक्टिव आ सकता है। वैल्यू इन यूज क्या है? देखो हमारे लिए तो वैल्यू इन एक्सचेंज क्या है? करेंसी, जैसे रुपीज़, क्योंकि हम इंडिया में हैं। यूनिवर्सली एक्सेप्टेड क्या है? डॉलर। तो जब भी आप कोई गुड्स एंड सर्विसेज को यूज़ करते हो तो उसके लिए आप जो पैसे देते हो, जो वैल्यू इन एक्सचेंज होता है, वो करेंसी होता है। और वो करेंसी क्या होगा? हर देश का अपना लीगल टेंडर। तो हम इंडिया में हैं तो हमारा लीगल टेंडर क्या है? रुपीज़। अमेरिका में है तो क्या है? डॉलर। और डॉलर यूनिवर्सल भी है, तो हर जगह पे डॉलर एक यूनिवर्सल एक्सेप्टेड करेंसी है। नेक्स्ट,
ये जो अभी मैंने तुम्हें कहा कि हम इकोनॉमिक्स में सिर्फ एक्सचेंज को ही लेते हैं, वैल्यू इन एक्सचेंज को। जैसे एक बंदा एक इफ अ पर्सन से हिज बेस्ट फ्रेंड दैट आई लाइक योर कार, इफ यू गिव इट टू मी देन आई विल लाइफ टाइम ऑब्लाइज टू यू। In this case, lifetime obligation is a sentimental value and it has no meaning against monetary consideration. तो इकोनॉमिक्स में ऐसे सेंटिमेंटल वैल्यूज का कोई मतलब हमारे लिए वैल्यू इन एक्सचेंज। मैंने क्या कहा अभी, मैं मेरे भाई को पढ़ा रहा हूँ तो फीस थोड़ी ले रहा हूँ, तो उसके साथ मेरी सेंटिमेंटल वैल्यूज जुड़ी हुई है, उस वैल्यू को हम लोग कंसीडर इकोनॉमिक्स में हम सिर्फ वैल्यू इन एक्सचेंज में क्या लेते हैं, मॉनेटरी कंसिडरेशन। क्या लेते हैं? तो तुम टिक करना चाहो तो ये भी टिक कर लो कि इकोनॉमिक्स में हम सिर्फ एक्सचेंज वैल्यू लेते हैं, और वो एक्सचेंज वैल्यू किस में होना चाहिए, मॉनेटरी कंसिडरेशन। किस में नहीं होना चाहिए, सेंटिमेंटल वैल्यू। ये 3 वर्ड टिक कर लो, तुम्हें अपना भी याद रहेगा क्या कहना चाह रहा है। क्या होना चाहिए इकोनॉमिक्स में, मॉनेटरी कंसिडरेशन। क्या नहीं होना चाहिए, ठीक है। और सेंटिमेंटल वैल्यू सब्जेक्टिव होती है, वो जजमेंटल होती है, उसका कोई एक वैल्यू नहीं होता। जैसे आज मान लो मैंने मेरे भाई को पढ़ाया, ठीक है, तो उसके साथ जो मेरा सेंटिमेंटल वैल्यू जुड़ा हुआ है, इसी तरीके से मैंने मेरे किसी कजिन को पढ़ा दिया तो वो सेम सेंटिमेंटल वैल्यू नहीं है, और उस एक्सचेंज को मैं कंसीडर नहीं करूँगा क्योंकि उसमें मेरे को कोई मॉनेटरी कंसिडरेशन नहीं मिला। आगे आओ। एक्सचेंज वैल्यू जो है वो मार्केट से डिटरमाइन होता है कि आपने वो चीज़ कितने में बेची, उसका एक एक्टिव मार्केट था कि नहीं था। तो यहाँ पे भी ये मार्केट की बात कर रहा है। अब तुम ये टिक कर लो कि मार्केट होता क्या है, जो ये चैप्टर का नाम है। मार्केट नीड नॉट टू बी अ फॉर्मल और अ पर्टिकुलर प्लेस। ज़रूरी नहीं है मार्केट में कोई एक पर्टिकुलर प्लेस हो, ठीक है। न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट देकर भी चीज़ें बेची जा सकती है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू भी चीज़ें बेची जा सकती है। तो अभी मैंने कहा था मार्केट में कोई पर्टिकुलर प्लेस का होना जरूरी, किस चीज़ का होना ज़रूरी है, इस चीज़ का होना ज़रूरी है। बायर और सेलर का क्या होना चाहिए, इंटरेक्शन। क्या होना चाहिए, इंटरेक्शन, समझ रहे हो। और गुड्स और सर्विसेज होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, प्राइस होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, और वन प्राइस होना चाहिए एक पर्टिकुलर गिवन टाइम पे। अब वो चेंज हो सकता है लेकिन एक पर्टिकुलर गिवन टाइम पे तो एक ही प्राइस होना चाहिए। ये कुछ एट्रीब्यूट्स है जिससे आपको मार्केट का पता चलेगा। जैसे अभी मान लो सुनो इधर, मैं एक सुनसान जगह पे गया, वहाँ पे सिर्फ एक ही दुकान है, उस एक दुकान में एक ही चीज़ है, कोई सेलर नहीं है और बायर भी मैं अकेला ही हूँ। तो मेरे को यार ये खरीदूँ नहीं खरीदूँ, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये क्या चीज़ है। तो वो मार्केट नहीं है फिर, क्योंकि वहाँ बायर और सेलर्स नहीं है, गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे एक प्राइस नहीं है, गुड्स एंड सर्विसेज बहुत सारे नहीं है, ठीक है, एक ही गुड्स है, सेलर भी एक है, बायर भी मैं अकेला ही दिख रहा हूँ। तो हम उस जगह को मार्केट नहीं बोलेंगे, या ऐसा कहूँगा कि उस चीज़ का कोई एक्टिव मार्केट नहीं, उस चीज़ का कोई एक्टिव मार्केट नहीं। तो एक्टिव मार्केट के लिए ये सारे एट्रीब्यूट्स का होना ज़रूरी है। सॉरी, ऐसा कहूँगा एक्टिव मार्केट के लिए सारे एट्रीब्यूट्स का एक साथ होना ज़रूरी है। क्या कहूँगा, बायर एंड सेलर होना चाहिए, प्राइस होना चाहिए, गुड्स एंड सर्विसेज होनी चाहिए, ठीक है, नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, और प्राइस होनी चाहिए एक गिवन टाइम में। चलो अब पढ़ते हैं मार्केट कितने तरह के होते हैं। देखो 5 कैटेगरी में मार्केट को बांटा है, ज्योग्राफी के हिसाब से, टाइम के हिसाब से, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, रेगुलेशन, वॉल्यूम ऑफ बिजनेस एंड कंपटीशन। इस चैप्टर में जो सबसे ज़्यादा आएगा पूरे मार्केट में वो आएगा टाइप ऑफ कंपटीशन के हिसाब से। किसके हिसाब से, ये सारे तो बस पढ़ के छोड़ने हैं, मतलब छोड़ने हैं इन द सेंस इसके अंदर डिटेलिंग नहीं है। डिटेलिंग किस में है, ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन। डिटेलिंग किस में है, ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन। हाँ चलो अब बात करते हैं कि मार्केट अलग अलग तरीके से कितने प्रकार के होते हैं, अलग अलग क्राइटेरिया के हिसाब से मार्केट कितने प्रकार के होते हैं। पहले मैं पढ़ाऊंगा ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया। कैसे पढ़ाऊंगा, कैसे पढ़ाऊंगा, बराबर सुनते जाना। देखो ज्योग्राफिकल एरिया मतलब टेरिटरी के हिसाब से, इसके हिसाब से कितने मार्केट होते हैं। इसमें नंबर 1 पे आता है लोकल मार्केट। लोकल मार्केट जैसे कोटा का मार्केट, कि आज अगर मान लो मैं यहाँ पे जो सर्विस दे रहा हूँ सिर्फ कोटा में दे रहा हूँ, आज मेरी इसकी दुकान है तो सिर्फ कोटा में है, तो मेरे पास सिर्फ कोटा का सेलर आ रहा है, कोटा का बायर मेरे से इंटरेक्ट कर रहा है, बस मेरी टेरिटरी इतनी है, कोटा के बाहर मेरी कोई टेरिटरी, तो आई एम इन लोकल मार्केट। ऐसा कहे गए कि भैया मैं कौन हूँ, लोकल मार्केट में काम कर रहा हूँ। तो देखो
लोकल मार्केट मीन्स वेन बायर्स एंड सेलर्स आर लिमिटेड टू अ लोकल एरिया। सिर्फ कहाँ तक लिमिटेड हो आप? लोकल एरिया तक। इसमें आप हाईली पेरिशेबल नेचर के गुड्स बेचते हो, बल्कि आर्टिकल्स, ठीक है, ये सब चीज़ें जो है जनरली हाईली पेरिशेबल गुड्स, बल्कि आर्टिकल, ट्रांसपोर्ट ऑफ विच ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस इज अनइकोनॉमिकल एंड कमांड अ लोकल मार्केट। मतलब जब आप कोई हाईली पेरिशेबल गुड्स, सब्जी भाजी बेच रहे हो, तो आप ये चीज़ कोई पूरे इंडिया में नहीं बेच सकते। पेरिशेबल गुड्स से ट्रांसपोर्ट कैसे करोगे आप? तो इन चीज़ों को जनरली कहाँ बेचा जाता है? लोकल मार्केट में। या फिर जो बल्कि नेचर के आर्टिकल होते हैं, हैवी गुड्स होते हैं, इनको भी कहाँ बेचा जाता है? लोकल। लेकिन सिर्फ यही नहीं है कि ये दो ही तरह के गुड्स, बहुत सारे तरह के गुड्स। इसमें कैपिटल भी एक बहुत बड़ा इशू होता है। अब जैसे मान लो आपका कोई नेचर, बल्कि नेचर का भी गुड्स नहीं है, अब ये तो नॉर्मल चीज़ है, बल्कि भी नहीं है, पेरिशेबल भी नहीं है, इसको चाहूँ तो मैं कोटा, राजस्थान के अंदर अंदर कहीं भी बेच सकता हूँ, राजस्थान के बाहर भी बेच सकता हूँ, लेकिन मेरा इतना एम्पायर तो हो, इतनी कैपिटल तो हो। तो लोकल मार्केट के बाहर जाने के लिए बहुत सारे फैक्टर होते हैं। आप अगर वो फैक्टर में आप फिट बैठ रहे हो, अच्छी बात है, नहीं तो नॉर्मली 70-80% लोग जो डीलिंग करते हैं वो किधर करते हैं? लोकल मार्केट। कि कोई सूरत में है तो वहीं बेच रहा होगा, अहमदाबाद में तो वहीं बेच रहा होगा, मुंबई में है तो वहीं बेच रहा होगा, कोटा में है तो वहीं बेच रहा होगा। 70-80% डीलर्स आपको क्या मिलेंगे? लोकल ही मिलेंगे। हम लोग सब कहाँ डील कर रहे हैं? लोकल। अच्छा, आप लोगों से मैं पूछता हूँ, आपके मम्मी पापा का किसी का बिजनेस हो तो कोटा के बाहर किसी का बिजनेस है? अलावा हैंड रेस करना, कितने जने हैं? 2, 3, 4। किस चीज़ का बिजनेस है? तेरे पापा का भी वही है, सप्लाई वाला काम। हाँ, तेज़ बोलना बाहुली। बस वगैरह, अच्छा हाँ, बाहर जाती है, ठीक है। तो ये ट्रांसपोर्ट वगैरह का काम हो गया, ठीक है। तो ये एक रेशो अगर अपन निकाले तो 10%, 20% इस क्लास का रेशो, 15% इस क्लास का रेशो आया कि जो लोग क्या है भाई, बाहर है। तो इस तरीके से आप लोग पूरे ओवरऑल भी कोटा में वेंडर्स देखोगे या किसी भी सिटी में देखोगे तो ज़्यादातर लोग किस टेरिटरी में ऑपरेट करते हुए नज़र आते हैं? लोकल, ठीक है। क्योंकि कैपिटल का इशू होता है, प्रोडक्ट का इशू होता है कि प्रोडक्ट इस तरह का हो। अब जैसे ये चीज़ है, ये चीज़ बाहर भी इजीली मिलती है, तो मेरे को लगेगा मैं बाहर जाऊँगा तो क्या ऐसा नया होगा, वो लोग भी दे ही रहे हैं, ठीक है। चलो, मैन्युफैक्चरिंग लाइन में जो होते हैं उनका मार्केट थोड़ा बड़ा होता है, ट्रेडिंग वाले ऑलमोस्ट लोकल ही होते हैं। नेक्स्ट, अब रीजनल मार्केट, ये लोकल से एक स्टेप अप है। हम इसमें कम से कम एक स्टेट को कवर करेंगे। किसको कवर करेंगे? एक स्टेट को कवर करेंगे, ठीक है। जैसे अपने यहाँ का कोटा स्टोन है, तो कोटा स्टोन की डिमांड पूरे राजस्थान में फेमस है। अपने यहाँ जो कैथून में जो वर्क का काम है वो भी पूरे राजस्थान में फेमस है, ठीक है। तो ये 4-5 चीज़ें अपने यहाँ ऐसी है, कोचिन तो है, ठीक है। नहीं, इतनी जल्दी थी नहीं बोल सकते यार, तो चल रहा है। हाँ, डाउन जाएगा, लेकिन ठीक है, टेंडेंसी होती है नीचे जाने की, होती है ऊपर आने की भी होती है, देखते हैं। मैं तो दोनों ही नहीं लूँगा, मौका मिले तो 17 या 9। तो मतलब कोटा 9 हो गया है यूँ। देख, एक चीज़ है कि जो चीज़ जहाँ से आज अगर आप यूपीएससी की तैयारी करोगे तो राजेंद्र नगर ही आता है सबके दिमाग में पहले। सेम ऐसे ही आप जब इंजीनियरिंग करते हो, नीट का एग्ज़ाम देते हो, तो आज भी दिमाग में कोटा ही आता है। तो वो जो इंजीनियरिंग का और इनका मार्केट है, वो जो इतने सालों में फैला है, वो कोई एकदम से ज़ीरो नहीं हो जाएगा। अप्स एंड डाउन हर इंडस्ट्री में आते हैं, इधर भी आ रहे हैं, ठीक है। टूरिज़्म में जो तू रिवर फ्रंट को अगर टूरिज़्म मान रहा है तो ठीक है, होप फॉर दी बेस्ट। वी ऑल, मतलब हम लोग सब ऑप्टिमिस्टिक है कि कोटा की इकनॉमी ऊपर आनी चाहिए, जैसे भी आए। चलो, तो रीजनल मार्केट क्या होता है भाई? रीजनल मार्केट में हम एक वाइडर एरिया कवर करते हैं। क्या कवर करते हैं? लाइक क्लस्टर ऑफ स्टेट्स, एक स्टेट या एक से ज़्यादा स्टेट कवर करते हैं, तो उसे रीजनल मार्केट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ठीक है। ये क्या मेखेला चदौड़ है,
ये कोई साड़ी है जो असम की वुमेन्स पहनती है, और एडजॉइनिंग एरिया जो है नॉर्थ ईस्ट में जितने भी हुए, एडजॉइनिंग असम से क्या हुए, नॉर्थ ईस्ट हुआ, तो नॉर्थ ईस्ट में भी ये साड़ियाँ चलती होंगी। तो इनका मार्केट कौन सा हो सकता है? रीजनल। एक बहुत बड़े एग्जांपल दिया है कि रीजनल मार्केट हमेशा उन चीज़ों का होता है जो उस स्टेट में ज़्यादा चलन में होती है, तो वो उस स्टेट में या एडजॉइनिंग स्टेट में ज़्यादा चलती है। जैसे एक मैं वीडियो देख रहा था कि अलग अलग स्टेट में क्या फेमस ब्रेकफास्ट है, तो उसमें जो ब्रेकफास्ट बताया, जैसे इधर अपने कोटा साइड में कचौड़ी, मतलब राजस्थान में अलग अलग जगहों पे, ठीक है, ऐसे वहाँ पोहा बताया इंदौर में, ठीक है, ऐसे अलग अलग सिटीज़ का अलग अलग फेमस ब्रेकफास्ट बता रहे थे। तो उसमें कुछ ऐसे ऐसे ब्रेकफास्ट पता चले भाई ये क्या चीज़ है, ये कौन सा फेमस। अपन तो नॉर्थ में है तो नॉर्थ ही समझते हैं अपन लोगों को ज़्यादा, तो वो वहाँ पे जो, और साउथ आते ही अपने इडली और ये बस डोसा वोसा बस, ठीक है, तो और बहुत सारी चीज़ें बताई। तो ये रीजनल मार्केट हमेशा किस चीज़ का होता है? जब आपका रीजन उस पर्टिकुलर चीज़ में फेमस हो तो आपका वहाँ पे रीजनल मार्केट डेवलप हो जाता है और आप उस पूरे रीजन को कवर करते हो। ये थोड़ा वाइडर होता है। नेक्स्ट, थर्ड, नेशनल। अब सब नाम से ही समझ गए होंगे, यहाँ पूरा इंडिया कवर करेंगे, नेशनल मार्केट है, ठीक है। अब जैसे जियो कैसा मार्केट है? नेशनल मार्केट। BSNL कैसा मार्केट है? सारी टेलीकॉम कंपनी का मार्केट कैसा है? नेशनल। अब अगर मान लो कोई टेलीकॉम में एक नई भी सिम आ गई, कोई नई सिम आ गई, ठीक है, एयरसेल आ गया, टाटा डोकोमो आ गया, ये थे पहले, अब आ गए मान लो वापस, तो अपने आप इनको मार्केट कौन सा मिलेगा? नेशनल ही मिलेगा। ऐसा नहीं होगा एयरसेल तो सिर्फ एक ही स्टेट में चलेगा भाई, दूसरे स्टेट में नहीं चलेगा। ये मार्केट की नेचर ही कैसी है कि ये मार्केट कौन सा है? नेशनल। पढ़िएगा, When the demand for commodity is limited to the national boundaries तक लिमिटेड है, तो वो कौन सा मार्केट हो जाएगा? नेशनल मार्केट। लोकल में क्या था बेटा? एक सिटी तक सीमित थे। रीजनल में क्या था? एक स्टेट तक सीमित थे। और नेशनल में क्या होगा? एक देश तक सीमित। ठीक है, तो इसके एग्जांपल्स कौन से हो गए? टेलीकॉम इंडस्ट्री। हेलो। नेक्स्ट, इंटरनेशनल। नाम से ही समझ गए होंगे। अब इसके अंदर जो प्रोडक्ट आप बेचोगे वो एक देश से दूसरा देश भी कवर करेगा। क्या करेगा? एक देश से दूसरा देश भी कवर। एग्जाम्पल दो मुझे इंटरनेशनल मार्केट। यस बोल। स्टार क्या होता है ये? हाँ, एलोन मस्क से तो नफरत है मुझे। कोई सी भी कार मैन्युफैक्चरिंग ले लो आप, ठीक है, जिनके एक कंट्री से ज़्यादा, मैकडोनल्ड हो गया, ठीक है, फूड इंडस्ट्रीज़ हो गई इसमें बहुत सारी, ठीक है, और स्टारबक तो ख़त्म हो गया ना, चल रहा है, जिंदा है क्या? नहीं, इंडिया में तो ख़त्म हो गया ना, चल रहा है, ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया। CCD भी ख़त्म हो गया इंडिया में तो। जब तक लड़कियां है, क्यों? लड़कियां क्या करेगी उसमें? चलो, तो ये कुछ एग्जांपल, मैकडोनल्ड हो गया, पिज़्ज़ा हट हो गया, ये सब किस में आएंगे बच्चों? इंटरनेशनल मार्केट। गोल्ड और सिल्वर के एग्जांपल्स भी ले सकते हो आप इसमें। इंटरनेशनल मार्केट में क्या होगा? व्हेन इट इज़ एक्सचेंज इंटरनेशनली, जहाँ पे नेशनल बाउंड्रीज नहीं होती, स्काई इज़ द लिमिट होती है, जहाँ पर आप जितना फैलाना चाहो अपने बिजनेस को फैला सकते हो। वो कौन सा मार्केट हो गया? इंटरनेशनल। 4 हो गए। लोकल सिटी तक थे, रीजनल, नेशनल पूरे इंडिया में, और इंटरनेशनल पूरे वर्ल्ड में। अब पूरे वर्ल्ड का मतलब ये नहीं है कि 200 कंट्रीज़ में हो आपका बिजनेस। वर्ल्ड मतलब है एक कंट्री से ज़्यादा में हो तो इंटरनेशनल हो गया, भले 2 में है, 3 में है, 4 में है, लेकिन वो इंटरनेशनल हो गया। यहाँ से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। अब इसको मैंने पहले ही बोल दिया, इसमें जो डिटेलिंग है वो सिर्फ कंपटीशन के हिसाब से है, बाकी ये सब तो डेफिनेशन है। इस पे से ऑब्जेक्टिव अक्सर बनते हैं। टाइम पीरियड के हिसाब से कितने मार्केट होते हैं? टाइम पीरियड के हिसाब से 4 होते हैं। देखो, वेरी शॉर्ट होगा,
एक शॉर्ट होगा, एक लॉन्ग होगा और एक वेरी लॉन्ग होगा। एक क्या होगा? हाँ, क्या नाम है गुरुशी, अभी इससे पहले जो मैंने मार्केट पढ़ा है वो कैसे पढ़ाए थे? ऑन द बेसिस ऑफ, सोती रहती बेटा, हाँ सुनती क्यों नहीं है? तू बोल। ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफी क्या पढ़ाए थे? सुना करना बेटा। तो ज्योग्राफी के हिसाब से कितने बताए? लोकल, रीजनल, नेशनल, इंटरनेशनल। अब पढ़ाऊंगा ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। क्या पढ़ाऊंगा? अब सामने देखना। टाइम के हिसाब से वो उतार लिया, कहीं पे भी उतार लिया, भी पेज लेके, वो काम आएगा। तो टाइम पीरियड के हिसाब से सबसे पहला होता है वेरी शॉर्ट, फिर होता है शॉर्ट, फिर होता है लॉन्ग, फिर होता है वेरी लॉन्ग। गौर से सुनना। वेरी शॉर्ट मार्केट वो होता है जहाँ पे आपके प्रोडक्ट की जो सप्लाई है वो बिल्कुल इनइलास्टिक है, परफेक्टली इनइलास्टिक। क्या बोला मैंने? परफेक्टली इनइलास्टिक मतलब वो डिमांड के हिसाब से बिल्कुल चेंज ही नहीं हो सकती। इसमें वेरी शॉर्ट पीरियड में आते हैं आपके पैडलर्स एंड हॉकर्स टाइप। जैसे थैला है, वो थैले में वो रोज़ की 20 किलो सब्जी लेके चल रहा है। कितनी सब्जी लेके चल रहा है? अब वो 20 किलो सब्जी उसे शाम में बेचनी है, नहीं तो ख़राब हो जाएगी। तो उसकी सप्लाई क्या है? इनइलास्टिक, चेंज होगी नहीं। अब डिमांड बढ़ जाएगी तो भी तो 20 किलो बेचेगा, डिमांड कम होगी तो भी। आप लोगों ने देखा होगा ठेले वालों की एक टेंडेंसी होती है, शाम पड़े अगर 15 किलो बिक गई और 5 किलो बच गई तो मरे के रेट में देके चले जाते हैं, लेकिन ठेला खाली करेंगे। क्यों? क्योंकि पेरिशेबल है, पता है सुबह तक तो सड़ जाएगी। अगर ज़्यादा से ज़्यादा उनको लगेगा 1 दिन 2 दिन तक रुक जाएगी तो 2 दिन बस, उससे ज़्यादा नहीं। उनकी परचेजिंग डेली होती है और सेल भी डेली होती है। तो ये जो आपके ठेले वाले हो गए छोटे छोटे, ये किस में आएंगे? वेरी शॉर्ट पीरियड में। किस में आएंगे? बच्चों अच्छे से सुन रहे हो? टिक करो। एग्जाम्पल भी लिख लेना, एग्जाम्पल इसने खुद ही लिखे हुए हैं। देखो, वेरी शॉर्ट पीरियड क्या होगा? वो पीरियड ऑफ टाइम जहाँ पे सप्लाई बिल्कुल क्या है? फिक्स्ड है। या ऐसा बोल सकता हूँ, ऑब्जेक्टिव है इस पे से, परफेक्टली इनइलास्टिक है। क्या है? इसमें क्या आते हैं? फ्रूट्स, वेजिटेबल, एग, ये पेरिशेबल है। क्या है ये हाथों हाथ बिक जाते हैं, इनकी सप्लाई में कोई फ़र्क। ये सुबह जितनी चीज़ लेकर आए हैं ऑलमोस्ट शाम को, या शाम को नहीं तो 2 से 3 दिन में पूरा लॉट खाली कर देंगे। इनकी सप्लाई क्या है? फिक्स्ड है। ये लोग अपनी प्रॉफिट आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये पूरे साल का टर्नओवर भी बता देंगे आपको। ये उंगलियों पे होता है इनका हिसाब, लिखने की ज़रूरत नहीं होती, ये रोज़ पता होता है। भाई अंडे की दुकान है, इतनी ट्रे रोल लाता हूँ, 1 दिन 2 दिन में बिकती है, तीसरे दिन फिर ट्रे लाता हूँ। मार्जिन भी बंधा हुआ है, सब कुछ फिक्स है। दे आर डीलिंग इन वेरी शॉर्ट पीरियड। कौन से में काम कर रहे हैं ये लोग? बढ़ू आगे बढ़ू। अब आता है शॉर्ट पीरियड। यहाँ पे पीरियड थोड़ा सा लंबा होता है। यहाँ पे आप अपनी सप्लाई को डिमांड के हिसाब से चेंज कर सकते हो, बट सिर्फ शॉर्ट पीरियड में। और शॉर्ट पीरियड मतलब सिर्फ आप अपने वेरिएबल फैक्टर को चेंज कर सकते हो। किसको चेंज कर सकते हो? हाँ, किसको चेंज कर सकते हो? वेरिएबल फैक्टर को। आप अपने वेरिएबल फैक्टर को चेंज कर सकते हो, फिक्स फैक्टर को चेंज नहीं कर सकते अगर आप शॉर्ट पीरियड में हो। किस में हो आप? अब आते हैं लॉन्ग पीरियड। इसमें आप अपने सारे फैक्टर को चेंज कर सकते हो, भले वो वेरिएबल हो या फिक्स्ड हो। किसके हिसाब से? डिमांड के। ऊपर भी बताया था फैक्टर चेंज किसके हिसाब से होते हैं? डिमांड के हिसाब से। जैसे मेरी बात सुनो, अगर मैं लॉन्ग रन में भी हूँ, सुनो मेरी बात सुनो, अगर मैं लॉन्ग रन में भी हूँ और मैं 1.5 लाख टन माल बनाता हूँ रोज, सुनो लॉन्ग रन में हूँ मैं, कितना माल बनाता हूँ? 1.5 लाख टन। इतना बहुत ज़्यादा हो गया, तो भी मैं 1.5 लाख टन ही बनाता रहूँगा जब तक डिमांड में कोई चेंज।
तो अगर डिमांड में चेंज आ गया कि नहीं भैया अब तो ज़्यादा चाहिए या कम चाहिए, तो मैं अपने स्केल को चेंज करूँगा, अपने वेरिएबल फैक्टर को चेंज करूँगा, फिक्स फैक्टर को। बार बार आपने मेरे मुंह से सुना होगा, मैं डेफिनेशन ऐसे बोलता हूँ, वेरिएबल फैक्टर को चेंज करना, फिक्स फैक्टर को चेंज करना एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड इन प्रोडक्शन प्रोसेस। बहुत बार सुना होगा आपने। क्या बोलता हूँ मैं? बैठे बैठे आप अपने वेरिएबल फैक्टर थोड़ी चेंज करते रहते हो। बोले बहुत दिन हो गए वेरिएबल फैक्टर चेंज नहीं करे, चलो चेंज करें, ठीक है, बोर हो रहे हैं, आज फिक्स फैक्टर चेंज कर लेते हैं। ठीक, क्यों करोगे आप? कब करोगे? एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड इन प्रोडक्शन प्रोसेस। अदरवाइज आप भले लॉन्ग रन में हो या शॉर्ट रन में हो, काम जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा। डेली रूटीन होता है इतनी माल बनाना है, इतना यूनिट बेचना है, सब फिक्स होता है। चेंज कब होते हैं? वो जब प्रोडक्शन प्रोसेस में रिक्वायरमेंट हो। और वो कब होती है? जब डिमांड क्या होती है? चेंज होती है, बढ़ती है या कम होती है। कितने पढ़ा दिए मैंने तुम्हें? 3 पढ़ा दिए। एक वेरी शॉर्ट, एक लॉन्ग। वेरी शॉर्ट जहाँ सप्लाई क्या है? फिक्स, चेंज फ्रूट्स वेजिटेबल वगैरह। शॉर्ट रन जहाँ पे सप्लाई वेरिएबल फैक्टर की वजह से चेंज होगी, फिक्स फैक्टर की वजह से चेंज। और लॉन्ग रन जहाँ पे आपके सारे फैक्टर्स ही क्या है? वेरिएबल, जहाँ पे आप वेरिएबल फैक्टर भी क्या कर सकते हो? चेंज कर सकते हो, फिक्स को भी क्या कर सकते हो? चेंज कर सकते हो। अब आओ वेरी लॉन्ग, ये आपने कभी भी नहीं सुना होगा। वेरी लॉन्ग पीरियड, ये पीरियड इतना ज़्यादा होता है कि आप इसमें जो फैक्टर्स आपके हाथ में नहीं हैं उन फैक्टर्स को भी चेंज कर सकते हो। मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल जिसे बोलते हैं, जैसे कि साइज ऑफ पॉपुलेशन, सप्लाई, रॉ मटेरियल की सप्लाई, कि कौन आपको रॉ मटेरियल देगा, आप वो भी चेंज कर देते हो। जैसे रिलायंस है, ये अभी उस लेवल पे काम कर रहे हैं कि ये लोग सरकार को बताते हैं कि पॉलिसी क्या बनानी चाहिए, ये बताते हैं सरकार को, और सरकार इनके हिसाब से काम करती है। ये उस स्केल ऑफ ऑपरेशन पे पहुंच चुके हैं, तो दे आर इन वेरी लॉन्ग पीरियड। अब इंडिया तो बहुत बड़ा देश है तो ऐसे एग्जाम्पल कम है, छोटे छोटे देशों में तो बहुत ऐसे एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, एक कंट्री का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, अभी एक आर्टिकल में मैं पढ़ रहा था कि उसका जो एक बहुत बड़ा बिजनेस टाइकून था, उसके कहने पर एक संसद में कानून बन गया और उस कानून के हिसाब से मैक्सिमम पॉपुलेशन को नुकसान हुआ, लेकिन उसने कहा ये कानून बनना चाहिए, तो कानून बन गया। मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा क्या था वो, और उसके हिसाब से कानून बन के फिर उसका काम पूरा हो गया तो वो कानून हट भी गया। तो कई ऐसे भी लोग होते हैं जो इतने लॉन्ग पीरियड का मतलब क्या है? व्हेन सेक्युलर मूवमेंट्स आर रिकॉर्डेड इन सर्टेन फैक्टर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, द पीरियड इज वेरी लॉन्ग, दैट these factors can also be changed like size of population, capital supply, supply of raw material। इतना बड़ा टाइम पीरियड है कि आप इन चीज़ों को भी क्या कर सकते हो? चेंज कर सकते हो अपने प्रोडक्शन प्रोसेस के हिसाब से। तो ये हो गया कौन सा पीरियड? वेरी लॉन्ग। कितने पढ़ा दिए मैंने आप लोगों को? 2। ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। टाइम में हो गए 4, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, लॉन्ग, वेरी लॉन्ग। फिर एक बार बोल देता हूँ, वेरी शॉर्ट में सप्लाई चेंज नहीं होगी, लॉन्ग में शॉर्ट में सप्लाई चेंज होगी वेरिएबल फैक्टर के हिसाब से, लॉन्ग में सप्लाई चेंज होगी वेरिएबल फैक्टर के हिसाब से, फिक्स फैक्टर के हिसाब से। वेरी लॉन्ग में आपको सप्लाई जितनी चेंज करनी हो कर सकते हो और दूसरे फैक्टर्स भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन के हिसाब से फिर 2 मार्केट होते हैं। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन के हिसाब से फिर 2 मार्केट होते हैं। एक होता है स्पॉट मार्केट, एक होता है फॉरवर्ड मार्केट। सामने देखो, जब आप कोई भी चीज़ खरीदते और बेचते हो और उसकी डिलीवरी और पेमेंट ऑन द स्पॉट हो जाती है तो वो स्पॉट मार्केट है। और फॉरेन एक्सचेंज में पढ़ाया था, एक ऐसा मार्केट होता है फॉरवर्ड मार्केट, जिसमें आप ट्रांजैक्शन तो कब करते हो? आज, लेकिन उसकी डिलीवरी कब लेते हो? फ्यूचर में। वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट होता है? और वो मार्केट फॉरवर्ड मार्केट होता है। जैसे सुनो, इधर मैं SBI के पास गया और मैंने कहा मेरे को 4 महीने बाद डॉलर चाहिए, $8 का रेट 80 रुपये चल रहा है और मेरे को $1 लाख चाहिए। 1 लाख इंटू 80, हमने 80 लाख में कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। अब उसने बोला SBI ने कि आपको 80 लाख रुपए देने 4 महीने बाद और डॉलर भी आपको मिलेंगे 4 महीने बाद, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट आज ही हो गया, तो इसे फॉरवर्ड मार्केट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो फॉरवर्ड मार्केट वो होता है जिसमें सेल परचेज तो हो जाती है आज,
लेकिन डिलीवरी होती है फ्यूचर डेट। कब होती है? समझिए बराबर, पढ़िएगा ज़रा। स्पॉट मार्केट, ये वो मार्केट है जहाँ पर आप पैसे इमीडिएटली पे कर देते हो शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में। फॉरवर्ड मार्केट, इसमें आप प्रॉमिस करते हो कि आप गुड्स डिलीवर करोगे कब? फ्यूचर डेट में। एग्जाम्पल भी वही दे रखा है फॉरेन करेंसी का। किसका एग्जाम्पल दे रखा है? किसी भी किताब में पढ़ोगे तो फॉरवर्ड मार्केट का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या आएगा? फॉरेन करेंसी का। किसका आएगा? सब लोग यही करते हैं, फॉरेन करेंसी का कॉन्ट्रैक्ट आज कर लेते हैं, पेमेंट कब करते हैं? प्रत्यक्ष। ऐसा करने से फ़ायदा क्या होता है? इससे स्पेकुलेशन का फ़ायदा होता है। क्या? आगे चल के अगर डॉलर 83 का भी हो गया तो मुझे तो डॉलर कितने में मिल जाएगा? 80 में। तो मैंने अपनी रिस्क को क्या कर लिया? मैनिपुलेट कर लिया, कम कर लिया, ठीक है। लेकिन अगर आगे चल के डॉलर 75 हो गया तो रिस्क है, तो फिर आपको 80 में ख़रीदना, लेकिन आप उस समय 75 में भी ख़रीद सकते हो, वो ऑप्शन भी अवेलेबल है। वो सब आप आगे CA फाइनल में पढ़ोगे कैसे होता है। 40 नंबर का टॉपिक है ये CA फाइनल में, जिसका नाम है फॉरेक्स एंड डेरिवेटिव्स। फॉरेक्स एंड डेरिवेटिव सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक माना जाता है पूरे CA फाइनल के सारे सब्जेक्टों को मिलाकर। FM में आता है, जिसमें आपको सिखाया जाएगा कि कैसे आप स्टॉक मार्केट में और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में अपनी रिस्क को कम कर सकते हो, फ्यूचर में खरीद कर, प्रेजेंट में बेचकर, प्रेजेंट में बेचकर, फ्यूचर में खरीद कर, सब तरह के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनाकर आप अपनी रिस्क को ज़ीरो कर सकते। ज़ीरो तो नहीं हो सकती, लेकिन आप अपनी रिस्क को मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटेंट तक कम कर सकते हो, मैक्सिमम। ठीक है, पढ़ना उस टॉपिक को जिंदा रहे तो, ठीक है। जब भी पढ़ोगे बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है, बिल्कुल इंटरेस्ट लेके पढ़ना उसको। चलो अगला, अब आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रेगुलेशन। किस पे आते हैं? तो नाम से ही पता चल रहा है। एक होता है रेगुलेटेड मार्केट, जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, जैसे स्टॉक मार्केट। इसमें सेबी है, सेबी ने रूल्स एंड रेगुलेशन बना रखे हैं, आपको उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। तो ये कौन सा मार्केट है? रेगुलेशन, रेगुलेटेड मार्केट। और आज जिसमें कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होते, अब जैसे सब्जी मंडी कोई रूल्स एंड रेगुलेशन थोड़ी है, दुकान खरीदो और आके बैठ जाओ। अब अगर मान लो मेरे सामने वाला आलू 100 रुपये किलो में बेच रहा है और मैं 150 रुपये किलो में बेच रहा हूँ, तो मुझे कोई रोक थोड़ी सकता है, क्योंकि कस्टमर भी तो समझदार है, वो देख रहा है ना कि वहाँ 150 रुपये किलो है, मेरा 100 रुपये किलो है। अरे उसका 100 है, मेरा 150 है, तो मेरे से क्यों ले रहा है? उसकी मर्जी है, मुझे कोई रोक थोड़ी सकता है। मेरे को जो रेट पे बेचना हो बेचूंगा। तो जहाँ कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होते वो अनरेगुलेटेड मार्केट है। अंडरलाइन करो, रेगुलेटेड मार्केट। यहाँ पे क्या होते हैं? स्टैच्यूटरी रेगुलेशंस होते हैं, ताकि कोई क्या ना करे, अनफेयर प्रैक्टिस ना करे। देखो एग्जांपल भी वही दे रखा है, स्टॉक। अनरेगुलेटेड मार्केट क्या है? ये फ्री मार्केट है, यहाँ पे आपको जो जितने में बेचना हो बेचो, यहाँ पे बायर को जो लेना होगा लेगा, नहीं लेना होगा, ठीक है। ये हाट बाज़ार सुना है तुम लोगों ने? मेरे नाना जी बहुत करते थे ये हाट, गाँवों में होता है ये हाट। मतलब एक दिन होती है, उस दिन के अंदर सब लोग एक ओपन एरिया में अपनी दुकानें लगाते हैं और लोग गाँव में खरीदारी करने आते हैं, ठीक है। ये हाट बाज़ार होता है, बड़ा फेमस है गाँवों में, हर दिन होता था। जैसे मेरी नानी का घर है सुवासरा में, MP में, ठीक है। तो सुवासरा में हाट का दिन होता था थर्सडे का। ऐसे ही हम एक गाँव से चिपका हुआ एक गाँव था वसी करके, वहाँ पर हाट का दिन होता था मंडे को। तो मेरे नाना जी दोनों दिन वो सबसे बिजी दिन होते थे वो। मंडे को वो अपनी पूरी, एक तरीके से आप अपनी पूरी दुकान ही एक दूसरे गांव में लेके जा रहे हो, सारा ट्रांसपोर्ट में पहले सारा माल भरवा के वहाँ बेचते थे, फिर सब ओपन एरिया में बिछाते थे सारी चीज़ें, फिर पूरी सेल होती थी, अच्छे खासा लोग आते थे। मंडे को हाट बाज़ार है और फिर वो सब बेच, और सेम वही हाट सुवासरा में लगता था जब थर्सडे को, तो फिर वो वहाँ आते थे। ये बहुत फेमस होता है, उसमें कोई ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होते। गाँव में तो अभी भी होता है ये, ठीक है, बहुत सारे गाँव में। तो ये अनरेगुलेटेड मार्केट है, इसमें कोई रूल्स एंड रेगुलेशन, फ्री मार्केट है। उस एरिया में जो अपनी दुकान लगा के बैठेगा बेचेगा, कोई लाइसेंस नहीं है, कुछ नहीं है, जो पहले आ गया सबकी जगह वगैरह फिक्स है, वो आके बेचो और जाओ, जो कमा लिया उस दिन कमा लिया। अगला, वॉल्यूम के हिसाब से फिर दो है। किसके हिसाब से? होलसेल मार्केट, और इसको भी समझाना पड़ेगा क्या। लार्ज क्वांटिटी में बेचते हो तो होलसेल मार्केट, स्मॉल क्वांटिटी में बेचते हो तो रिटेल।
आपके पिताजी दुकान लेके बैठे हैं, रिटेल है ना, और अगर आप अलग अलग रिटेलर्स को माल बेच रहे हो और अच्छी क्वांटिटी में बेच रहे हो तो यू आर इन, बताओ हैंड रेस करो आप में से कितने के पिताजी होलसेल बिजनेस में है, होलसेल में है। किस चीज़ का काम है? मेंस वेयर होलसेल है, तेरा तो पता ही है। किस चीज़ का है? गोल्ड सिल्वर, वो भी होलसेल में। तो गोल्ड का तो रिटेल ही लाखों करोड़ों में जाता है, होलसेल तो अरबों में जाता होगा। चलो, तो ये हो गए आपके सारे मार्केट ख़त्म। अब मैंने तुम्हें कहा था इसमें लंबी चर्चा किस पे होगी? कंपटीशन में तुमने 11th में पढ़ा था, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली, डिओपोली, ये पांचों मार्केट पढ़ाऊंगा मैं तुम्हें अब। तो अब चर्चा किस पे चलेगी? ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन। किस पे चलेगी? एक बार फिर रिवाइज कर लो। मैंने तुम्हें पढ़ाया ज्योग्राफी के हिसाब से कितने हैं? 4 है। कौन से कौन से? लोकल मार्केट, टाइम पीरियड के हिसाब से वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, लॉन्ग, वेरी लॉन्ग, वेरी गुड। फिर ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, स्पॉट मार्केट और फॉरवर्ड। ऑन द बेसिस ऑफ रेगुलेशन, रेगुलेटेड मार्केट और वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन, होलसेल और रिटेल। हो गए 5। अब कल कौन से पढ़ेंगे? कंपटीशन में कौन से आएंगे? ये परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक, मोनोपोली और ओलिगोपोली। ठीक है, चलो धन्यवाद। बंद कर दे भाई इसको।